जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संवैधानिक विकास का ये थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने 1858 के भारत शासन अधिनियम तक चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम लोग 1861 के भारत परिषद अधिनियम और 1909 में आए भारत परिषद अधिनियम तक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए और किन कानूनों को पारित किया था। आइए शुरू करते हैं। यदि बात करें 1861 के भारत परिषद अधिनियम की, तो ये भारतीय संवैधानिक विकास के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें जो पहला प्रावधान किया गया था कि भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1861 में जब ये बिल पास हुआ तो उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, जो कि भारतीयों के लिए कानून बनाती थी, भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय विधान परिषद को था उस समय, उसका विस्तार किया जाएगा और उसमें भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा, भारत के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन ये आपको जानकर हैरानी होगी कि 1862 से लेकर के 1892 तक 30 वर्षों की अवधि में मात्र 45 सदस्य ही जो है भारत के 45 लोग ही उस के सदस्य बन पाए थे। कहने का मतलब इस कानून बनाने की प्रक्रिया में मात्र 45 सदस्यों का ही जो है चयन किया गया था। अगला देखते हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। ये जो है विधि विशेषज्ञ होता था। कहने का मतलब है कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें पहले 4 सदस्य होते थे और जो है इस कानून के बाद 1 सदस्य और बढ़ाया गया और उसे जो है विधि का ज्ञान होना आवश्यक था, वो विधि विशेषज्ञ होना चाहिए था। इस तरह 5 सदस्य अस्थायी सदस्य हो गए। इसके अतिरिक्त कानून बनाने की प्रक्रिया में या विधि निर्माण की प्रक्रिया में और सदस्यों की भर्ती होती थी, जिनमें 6 से लेकर के 12 सदस्य हो सकते थे और जो है वो अंग्रेज या जो भारतीय थे, दोनों में से कोई एक भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक समस्या थी कि ये संस्था जो थी या ये जो परिषद थी, जो लोग इसमें भर्ती किए जाते थे, इनको किसी भी तरह का सरकारी हस्तक्षेप में कोई जो है अधिकार नहीं था। ये एक सलाहकारी समिति के रूप में थी। किसी भी मान लीजिए वित्तीय मसला है तो उस पर सरकार की अनुमति लेना जो है इसके लिए अनिवार्य था। जो तीसरा प्रावधान इसमें किया गया था उसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी और इसमें प्रत्येक सदस्य को अलग अलग विभाग का प्रभारी बनाया जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 से लेकर के 1862 तक वायसराय था भारत में, उसने पोर्टफोलियो सिस्टम चलाया। इसके अंतर्गत वो जितने भी सदस्य होते थे उनको अलग अलग विभागों में नियुक्त किया और जिनकी नियुक्ति वो करता था, जिन लोगों की नियुक्ति करता था, जो अधिकारी होते थे, वो परिषद की तरफ से किसी भी निर्णय को, किसी भी जो है आदेश को पारित करने के लिए स्वतंत्र होते थे, वो अधिकारी होते थे। चौथा जो प्रावधान किया गया था, चौथे प्रावधान में 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम में ये कहा गया कि जो है वैधानिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था को लागू किया जाएगा। दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट में मैंने आपको बताया था कि जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो उसमें व्यवस्था की गई कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। इस तरह से जो है एक तरह जो तंत्र था, प्रशासन का तंत्र था, उसको सेंट्रलाइज किया गया और प्रथम जो गवर्नर जनरल भारत के बनते हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनते हैं। इस तरह से मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों को भी बॉम्बे के अधीन ही कर दिया गया और एक तरह से सेंट्रलाइज इंडिया में एक सेंट्रलाइज सिस्टम की शुरुआत होती है। लेकिन 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये पुनः जो है विकेंद्रीकरण की व्यवस्था लाई गई, डिसेंट्रलाइज किया गया। बॉम्बे और मद्रास को पुनः उनकी शक्तियां प्रदान की गई। अन्य कई जो है परिषदों की जो है प्रांतीय परिषदों की व्यवस्था की गई, उन्हें भी बनाया गया। लेकिन अभी भी ये था कि जो बॉम्बे है, मद्रास है और कोलकाता है, उन्हें उनकी अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त थीं। आइए आगे देखते हैं। जो 5वां प्रावधान इसमें किया गया था, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां मिलती थीं। लेकिन इसमें यह समस्या थी कि जो गवर्नर जनरल होगा उसे अध्यादेश तो वो जारी कर सकता था, लेकिन वो उसकी अवधि मात्र 6 माह की होगी।
और इसके लिए एक फ़ायदा ये था गवर्नर जनरल के लिए कि इसे परिषद से कोई भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी, वो किसी भी तरह का अध्यादेश जारी कर सकता था। 6 इसमें था कि 1861 के एक्ट में गवर्नर जनरल को विधान परिषदों की स्थापना करने का अधिकार दे दिया गया। अब जो है गवर्नर जनरल उत्तर पश्चिम प्रांत जो है, जो कि उस समय मान लीजिए कि आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए जो है विधान परिषदों की स्थापना कर सकता था। तो दोस्तों ये 1861 के जो है अधीन बनाए गए कुछ नियम थे जिसे हम लोगों ने देखा। आइए देखते हैं कोई 1873 का अधिनियम। ये बहुत ज़रूरी है, छोटा सा है लेकिन बहुत ज़रूरी है। इसके तहत जो है 1873 में जो ये अधिनियम आता है, इसमें व्यवस्था की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है और इसी के तहत 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है 1876 ईस्वी में शाही उपाधि अधिनियम आया। ये भी आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। ये छोटे छोटे जो है एक्ट्स थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है और जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद है उसमें जो है एक छठे सदस्य की नियुक्ति की जाती है जिसे जो है लोक निर्माण कार्य सौंपा गया। मैंने आपको बताया था कि पहले जो है 4 सदस्य हुआ करते थे, उसके बाद 1861 में एक कानून पारित होता है, उसमें ये कहा गया कि एक विधि विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाए, उसमें फिर 5 सदस्य हुए। अब जो है 6 सदस्यों की नियुक्ति होना अनिवार्य कर दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके लिए ज़रूरी था इसलिए इसको भी मैंने ऐड कर दिया। इसमें इसको देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी बीच होती है 1885 में। ये 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को होती है, जो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की जाती है। इसको याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। ये बहुत पूछता है। और ये जो है A.O. ह्यूम इसके अध्यक्ष बनते हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है। जिन्हें जो है क्या कहते हैं, सॉरी दोस्तों, जनरल सेक्रेटरी जो थे उस समय A.O. ह्यूम बने थे प्रथम जनरल सेक्रेटरी, और जो अध्यक्ष बने थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। W.C. बनर्जी भी इन्हें कहा, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा W.C. बनर्जी। तो जो प्रथम महासचिव थे जनरल सेक्रेटरी वो A.O. ह्यूम थे और जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे या W.C. बनर्जी थे। आगे देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 के परिषद अधिनियम, जो भारत परिषद अधिनियम आया था, इसमें पहला प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय विधान परिषद तथा प्रांतीय परिषदों का विस्तार किया जाएगा। दोस्तों ये अधिनियम जो है पारित होता है और इसमें जो विधान परिषद है और प्रांतीय परिषदें हैं इनका जो है एक्सपेंशन किया जाता है। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो है 5 सदस्य हुआ करते थे केंद्रीय विधायी परिषद में, 4 सदस्य फिर 5 हुए, 5 से जो है 6 होते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो है 4 सदस्यों की और वृद्धि हुई। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त 4 सदस्यों को और नियुक्त किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले 6 होते थे, अब जो है 4 और बढ़ा करके 10 सदस्यों की संख्या लगभग की जाएगी। और अधिकतम ये व्यवस्था की गई, अधिकतम जो है 10 से यदि ज़्यादा होंगे तो 16 सदस्यों तक उन्हें बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट जो व्यवस्था की गई थी, जो है नेक्स्ट प्रावधान जो किया गया था इसमें, कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार जो है भारतीयों को प्रतिनिधित्व का सिद्धांत को लागू किया था कि हाँ जो है प्रतिनिधित्व जो है भारतीय लोग भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये था कि जो भारत में विधान परिषदों में लोग नियुक्त होते थे उनके लिए प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लेकर के आया गया था और ये प्रतिनिधि चुने जाते थे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, प्रांतीय विधान परिषदों के द्वारा, या फिर उनकी संस्तुति विश्वविद्यालयों से, नगर पालिकाओं से, जमींदार भी कभी कभी कर देते थे। इस तरह जो है उनको नियुक्त किया जाता था। आप कह सकते हैं कि ये जो है एक इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है सिस्टम की शुरुआत हो गई थी। सेकंड वाला प्रावधान था। थर्ड वाला देखते हैं कि इस अधिनियम द्वारा विधानमंडलों के सदस्यों को बजट
और वित्तीय मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि पहले वाले जो 1861 का जो अधिनियम पारित हुआ था उसमें किसी भी तरह के अधिकार जो है भारतीयों को नहीं दिए गए थे, यहाँ तक कि उनकी संख्या भी बहुत कम थी। लेकिन अब क्या था, अब जो है इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि जब जो सदस्य हैं वो बजट में बोल सकते हैं, हिस्सेदारी कर सकते हैं और वित्तीय मामलों पर जो है प्रश्न पूछ सकते हैं, उन्हें यह अधिकार सार्वजनिक तौर पर मिल गया था। लेकिन ये इसमें जो है कुछ शर्तें थी कि वो जो है किसी भी प्रश्न पूछने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, उन नियमों के जो है अंदर ही रह करके पूछ सकते थे। आगे देखते हैं, अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1900। दोस्तों, 1909 के भारत परिषद अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये था, इसलिए इसे लाया गया था कि 1905 में से लेकर के 1909 तक भारतीयों में जो है उग्र राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो गया था और इसी को दबाने के लिए 1909 का जो है भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। इसलिए इसे जो है फूट डालो राज करो अधिनियम भी कहा जाता है और फूट डालो राज करो जो है अधिनियम के पिता लॉर्ड मिंटो को कहते हैं। इसमें जो है सर अरुंडेल समिति का गठन किया जाता है। सर अरुंडेल समिति को कहा जाता है कि जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन करने के लिए और कुछ जो पॉलिटिकल जो रिफॉर्म्स थे उनकी व्यवस्था उसके लिए जो है इस कमेटी का गठन किया जाता है। 1906 में ये जो है कमेटी रिपोर्ट सबमिट करती है और 1909 में ये कानून जो है लागू होता है। क्योंकि उस समय जो है भारत में जो वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे और जो भारत में इंग्लैंड के सचिव थे वो लॉर्ड मार्ले थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसे जो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन से रिफॉर्म किए गए थे। इसमें पहली व्यवस्था ये की गई थी कि मुस्लिम समुदाय के लिए जो है पृथक प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान किया गया था। ये जो है सीधा सीधा ये बताता है कि अंग्रेज़ों ने सोच लिया था कि भारतीयों को में कैसे फूट डाली जाए और ये आपस में लड़ेंगे तो हम लोग राज करेंगे, इसलिए ये कानून ये लेकर के आए और मुस्लिमों को जो है प्रतिनिधि बना करके मुस्लिमों का उन्हें जो है खड़ा किया गया और ये व्यवस्था की गई कि मुस्लिम प्रतिनिधियों को सिर्फ मुसलमान ही जो है वोट कर सकते हैं, उन्हें उनका चुनाव करने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों का है और इस तरह के कानून को वैधानिकता भी प्रदान कर दी गई। जो सेकंड प्रावधान था कि इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या जो है बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है केंद्रीय एवं जो है प्रांतीय जो विधान परिषदें थीं उनकी संख्या बढ़ा दी गई। मैंने आपको बताया था कि पहले 4 थे, फिर 5 हुए, फिर 5 से 6 हुए, 6 से जो है 10 हुए, मैक्सिमम 16 हो सकते थे। उन 16 की संख्या को बढ़ा करके 60 कर दिया गया, अर्थात 60 कर दिया गया। इन 60 सदस्यों की नियुक्ति, जिसमें से 27 सदस्य निर्वाचित होकर आते थे जबकि 33 सदस्य जो है मनोनीत होकर आते थे। और अब मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंट बॉडी थी एक तरह से जो भारत पर शासन कर रही थी, सेंट्रल बॉडी जो थी केंद्रीय विधान परिषद, उन सदस्यों को लेकर के प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की अगर संख्या की बात करें तो गवर्नर जनरल को यदि मिला दें तो 69 सदस्य अब जो है भारत पर रूल कर रहे थे या भारत की शासन व्यवस्था को चला रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय परिषदों को भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त किया जाने लगा था, नियुक्ति की गई थी। और इस जो है संबंध में जो भारत के पहले सदस्य जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होते हैं उनको सदस्य बनाया जाता है, तो उन्हें वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय विधान परिषद और जो है प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट और वाद विवाद करने का, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने का, पूरक प्रश्न पूछने का और मतदान करने का जो है अधिकार दे दिया जाता है 1909 के जो है भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और छठवां जो इसमें व्यवस्था की गई थी कि इसके द्वारा जो है प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, विश्वविद्यालय हैं, जमींदार हैं, इनके लिए भी अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। कहने का मतलब प्रत्यक्ष जो है चुनाव प्रणाली एक प्रकार से इंट्रोड्यूस की गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम्स के लिए। इसको देख लीजिएगा, जहाँ पर जो है समझ में आए पॉज करके और जो है नोट कर लीजिएगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में मैं 1919 के भारत पर शासन अधिनियम से लेकर के कोशिश करूंगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक एक ही वीडियो में कवर कर दूं। उसके बाद में राज्य व्यवस्था शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से जो है एग्जाम्स के लिए आपके जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस किया करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।